8 और 9 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स देखते हैं। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है, 2024 में मतदाता सूची में राष्ट्रीय लिंग अनुपात क्या है? ठीक है, लिंग अनुपात क्या है? ए, कौन सा मतदाता सूची बोल रहा है, ये मतदाता सूची बोल रहा है, जनगणना नहीं बोल रहा है। ठीक है, 2024 में मतदाता सूची में राष्ट्रीय लिंग अनुपात क्या है? ए 940, बी 948, सी 970 या डी 920। तो ये कितना है? ये 948। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए है 948 लिंगानुपात, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 948। मतदाता सूची में राष्ट्रीय लिंगानुपात 2023 में 940 से बढ़कर 2024 में कितना हो गया? ये हो गया 948 हो गया है। यह मतदाताओं के बीच लिंग प्रतिनिधित्व में प्रगति को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त 4 पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश ने इस राष्ट्रीय औसत को पार कर लिया है, जो चुनावी भागीदारी में लैंगिक समानता हासिल करने में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? ठीक है, ए 4.6.4%, बी 7.3%, सी 8.2% या डी 5.4%। तो यह है कितना? ये 6.4%। ऑप्शन ए है 6.4%, इसका अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ के अनुसार 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है। हालांकि 2023-24 में दर्ज 8.2% की वृद्धि से मंदी को दर्शाता है, फिर भी भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अनुमानित वृद्धि निर्माण जैसे क्षेत्रों की लचीलापन को रेखांकित करती है, जिसके 8.6% बढ़ने की उम्मीद है, और वित्तीय सेवाओं जिसका पूर्व अनुमान 7.3% है। इसके अतिरिक्त बेहतर निजी और सरकारी उपभोग वह मजबूत आर्थिक गतिविधि का संकेत देते हैं। संशोधित अनुमान कृषि, बुनियादी ढांचे और उपभोग संचालित विकास में गति बनाए रखने के लिए लक्षित नीति हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हैं। अगला प्रश्न है, ई श्रम पोर्टल को कितनी अनुसूचित भाषाओं तक विस्तारित किया गया है? बोल रहा है ई श्रम पोर्टल को कितनी अनुसूचित भाषाओं तक विस्तारित किया गया है? ए 20, बी 18, सी 22 या डी 24। तो ये कितनी भाषाओं को प्रसारित किया गया है? 22 भाषाओं तक। असंगठित श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच में मदद करने के उद्देश्य से ई श्रम पोर्टल का विस्तार भारत में सभी या 22 अनुसूचित भाषाओं को समर्थन देने के लिए किया गया। भाषरी परियोजना द्वारा सुगम बनाया गया यह अपग्रेड पोर्टल को और अधिक सुलभ बनाता है, जिससे श्रमिक अपनी मूल भाषा में पंजीकरण और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहले केवल अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ और मराठी में उपलब्ध यह बहुभाषी विस्तार प्लेटफॉर्म की पहुंच और उपयोगिता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिससे असंगठित श्रमिकों के साथ अधिक जुड़ाव को बढ़ावा मिलता है। 22 भाषाओं में सेवा देने की पोर्टल की क्षमता पहुंच और समावेशिता में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, 7 जनवरी 2025 से सिग्नेचर ग्लोबल के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए संजीव कुमार शर्मा को, बी राहुल गुप्ता को, सी अनिल मेहता को या डी विक्रम सिन्हा को। तो किसको नियुक्त किया गया? संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए है संजीव कुमार शर्मा। संजीव कुमार शर्मा को 7 जनवरी 2025 से सिग्नेचर ग्लोबल का CFO, ठीक है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर
नियुक्त किया गया। वे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिन्हें वित्त एंड M&A, कराधान और रणनीतिक निर्णय लेने में लगभग 30 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टीज, ब्लैकस्टोन, BPTP, M3M इंडिया और ICICI जैसे प्रमुख संगठनों में नेतृत्व की भूमिका निभाई है, जिससे वे इस भूमिका के लिए अत्यधिक योग्य हैं। किस देश के राष्ट्रपति को भारत के 2025 गणतंत्र दिवस परेड के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? ए, जापान के मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति को, बी, सिंगापुर के राष्ट्रपति को, सी, मलेशिया के राष्ट्रपति, या डी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियाटो का नाम प्रबोवो सुबियाटो ने 2025 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि बनने के लिए भारत के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। यह यात्रा भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत की एक्ट ईस्ट नीति को दर्शाता है। यह यात्रा दोनों देश के बीच रणनीतिक सहयोग, रक्षा संबंधों और आर्थिक जुड़ाव को बढ़ाने पर केंद्रित होगी। भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक और वाणिज्य संबंधों का एक लंबा इतिहास है और इस यात्रा का उद्देश्य उनके आधुनिक रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना है, खासकर इंडो पैसिफिक में रक्षा और समुद्री सहयोग में। अगला प्रश्न है, AFC एशियन कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? AFC एशियन कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ए, सऊदी अरब, बी, भारत, सी, कतर, या डी, संयुक्त अरब अमीरात? कौन इसकी मेजबानी करेगा? इसकी मेजबानी करेगा सऊदी अरब। कौन है? सऊदी अरब करेगा। AFC एशियन कप 2027 की मेजबानी सऊदी अरब द्वारा 7 जनवरी से 5 फरवरी तक रियाद, जेद्दा और अल खबूर जैसे शहरों में की जाएगी। किसमें? रियाद में, रियाद, जेद्दा और अल खबूर जैसे शहरों में की जाएगी। मैच रियाद के किंग फहद स्पोर्ट्स सिटी और जेद्दा के किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी जैसे प्रमुख स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। साथ ही अल खबूर में एक नए स्टेडियम की योजना भी है। यह सऊदी अरब के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने खेल बुनियादी ढांचे को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण क्षण है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश जूनियर ओपन 2024 में अंडर 17 बालिका एकल का खिताब किसने जीता? ए, मलिका एल कराक्सी, बी, दीपिका पल्लिकल, सी, अनाहत सिंह, या डी, जोशना चिन्नप्पा? भारत की 16 वर्षीय उभरती के स्क्वैश स्टार अनाहत सिंह ने ऑप्शन सी है, अनाहत सिंह को मिस्र की मलिका अल कराक्सी को 2-3 की करीबी मुकाबले से हराकर ब्रिटिश जूनियर ओपन 2024 में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता। यह जीत उनके शानदार रिकॉर्ड में जुड़ती है, इससे पहले उन्होंने अंडर 11 2019 और अंडर 15 2023 श्रेणियों में ब्रिटिश जूनियर ओपन खिताब जीते। इसके अलावा अनाहत ने 2023 में 9 PSA चैलेंजर खिताब सहित उल्लेखनीय सफलता हासिल की, जिससे क्वेस की दुनिया में एक होनहार प्रतिभा के प्रति उनकी स्थिति मजबूत हुई है। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए $3 बिलियन का निवेश कर रही है? ए, गूगल, बी, माइक्रोसॉफ्ट, सी, वीरांगना, या डी, IBM? तो कौन कर रही है? माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन बी है, माइक्रोसॉफ्ट कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए $3 बिलियन के महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की है। यह कदम प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह पहल कई क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसमें 2030 तक 10 बिलियन भारतीयों को AI में कौशल प्रदान करना,
5000 स्टार्टअप का समर्थन करने वाली साझेदारी के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देना और डेटा सेंटर क्षमताओं का विस्तार करना शामिल है। यह निवेश भारत के तकनीकी परिदृश्य को बढ़ाएगा, जिसमें 2026 तक एक नया डेटा सेंटर क्षेत्र चालू हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट की प्रतिबद्धता वैश्विक प्रौद्योगिकी नवाचार और एआई विकास के केंद्र के रूप में भारत के बढ़ते महत्व को उजागर करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 जनवरी 2025 से प्रभावी इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में? ए किरण कुमार को, बी शिव कुमार को, सी तपन मिश्रा को या डी बी नारायण। तो किसको नियुक्त किया गया? बी नारायण को नियुक्त किया गया। ऑप्शन डी है। बी नारायण को एस सोमनाथ, किससे? एस सोमनाथ की जगह इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 14 जनवरी 2025 से वे अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी काम करेंगे। रॉकेट के लिए ठोस प्रणोदन में व्यापक अनुभव और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में एएसएलवी और पीएसएलवी मिशन में महत्वपूर्ण योगदान के साथ नारायण ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में सिद्धि विशेषज्ञता हासिल की है। वर्तमान में वेलियामाला में लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर यानी कि एलपीएससी के निदेशक हैं। वे इसरो को इसके अगले चरण की प्रगति में ले जाने के लिए उपयुक्त हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एएफआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? ए अडिले सुमारीवाला, बी बहादुर सिंह सागू, सी अंजू बाबी जॉर्ज या डी संदीप मेहता। कौन सा? ये बहादुर सिंह सागू को नियुक्त किया गया है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष। एशियाई खेलों में 60 फुट में स्वर्ण पदक जीतने वाले और पद्म श्री पुरस्कार विजेता बहादुर सिंह सागू को चंडीगढ़ में वार्षिक आम बैठक के दौरान सर्वसम्मति से भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नए अध्यक्ष चुना गया। वे आदिल सुमरीवाला की जगह लेंगे। किसका? आदिल सुमरीवाला की जगह लेंगे, जिन्होंने लगातार 3 कार्यकाल के बाद अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। सागू का चुनाव एएफआई के लिए एक नए चरण का प्रतीक है, जिसमें भारत में एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख पहलों की योजना बनाई है, जिसमें एक प्रमुख भाला फेंक प्रतियोगिता और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी शामिल है। उनके नेतृत्व भारतीय एथलेटिक्स में और वृद्धि होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न देखते हैं। 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? 18वीं ए नई दिल्ली में, बी मुंबई में, सी कोलकाता में या डी भुवनेश्वर में। तो इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पे? ये भुवनेश्वर में। ऑप्शन डी है भुवनेश्वर। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी को भुवनेश्वर में आयोजित होने वाला है। कहाँ पे? भुवनेश्वर में आयोजित होने वाला है। उड़ीसा राज्य सरकार के साथ साझेदारी में आयोजित यह कार्यक्रम प्रवासी भारतीयों के योगदान का जश्न मनाता है। 2017 से हर 2 साल में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन का विषय है विकसित भारत में प्रवासी क्या है? भारतीयों का योगदान। जो विकसित भारत को आकार देने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर जोर देता है। ठीक है। अगला प्रश्न है। 2025 में H5N1 बर्ड फ्लू से पहली अमेरिकी मानव मृत्यु किस राज्य में हुई? किससे? H5N1 बर्ड फ्लू से पहली अमेरिकी मानव मृत्यु किस राज्य में? ए लुसियाना में, बी टेक्सास में, सी कैलिफोर्निया में या डी फ्लोरिडा में। तो ये हुआ था कहाँ पे? ये पहली बार ये लुसियाना में हुआ।
यहाँ पे है ये लुसियाना में एक पहला मानव मृत्यु हुआ किसके साथ H5N1 बर्ड फ्लू के साथ। 2025 में H5N1 बर्ड फ्लू से पहली अमेरिकी मानव मानव मृत्यु लुसियाना में हुई। मृतक की आयु 65 वर्ष से अधिक थी और उसे पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी, जो संक्रमित जंगली और के पिछवाड़े के पक्षियों के संपर्क में आने के बाद, ठीक है, बीमारी की गंभीरता में योगदान करती थी। यह मृत्यु एवियन इन्फ्लुएंजा जैसी जूनोटिक बीमारियों के चल रहे खतरे को उजागर करती है। हालांकि अमेरिका में H5N1 संक्रमण के मामले सामने आए। इसके H5N1 संक्रमण के मामले सामने आए, लेकिन रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC का कहना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम कम बना हुआ है, क्योंकि किसी व्यक्ति से व्यक्ति संचरण की पहचान नहीं की गई है। यानी व्यक्ति से व्यक्ति में संक्रमण मतलब संचरण नहीं हुआ है, इसकी पहचान नहीं की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए सोनोबॉय के सह उत्पादन हेतु भारत के साथ साझेदारी की है? ए यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी फ्रांस। किसके साथ किया ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। इसके संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत और अमेरिका ने पानी के भीतर पता लगाने और निगरानी के लिए डिजाइन किए गए उन्नत उपकरण सोनोबॉय के सब उत्पादन के लिए सहयोग किया है। इस साझेदारी में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और अल्ट्रा मैरीटाइम शामिल है, जो पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह परियोजना भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर जोर देती है, जिसका उद्देश्य संबंधित सुरक्षा को मजबूत करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने 1 जनवरी से भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा प्रणाली शुरू की? किस देश ने 1 जनवरी से भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा प्रणाली शुरू की? ए यूनाइटेड किंगडम, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया या डी इजराइल। किसने शुरू किया ये? इजराइल। इजराइल ने भारतीय नागरिकों के लिए ई वीजा प्रणाली शुरू की है, जिससे वे यात्रा प्राधिकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह प्रणाली इजराइल के प्रवेश यात्रा प्राधिकरण यानी ईटीपी के साथ एकीकृत है, जिससे सुरक्षित और कुशल प्रसंस्करण सुनिश्चित होता है। व्यक्तिगत पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए यह दस्तावेजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाता है। कौन? ये भारतीय ई वीजा प्रणाली और त्वरित अनुमोदन की सुविधा देता है, जिससे भारतीय आगंतुकों के लिए यात्रा का अनुभव बेहतर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कंपनी ने दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत AI संचालित G5 रैन विकसित करने के लिए अनुदान प्राप्त किया? ए टेक्नोवा, बी डेटा ग्रिड, सी AI टच या डी क्वांटम नेट। AI टच LLP वो 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क यानी RAN समाधानों को नया रूप देने के लिए प्रौद्योगिकी विभाग की दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत वित्त पोषण प्राप्त हुआ। विकास का ध्यान RAM इंटेलिजेंस कंट्रोलर यानी कि RIC सेवा प्रबंधन और ऑर्केस्ट्रेशन यानी कि SMO और नेटवर्क डेटा एनालिटिक्स फंक्शन मॉड्यूल बनाने पर केंद्रित है। इन प्रगति का उद्देश्य नियंत्रण को स्वचालित करना, नेटवर्क संचालन को अनुकूलित करना और एनालिटिक्स संचालन अंतर्वृद्धि उत्पन्न करना है, जिससे 5G प्रदर्शन और दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने 14.11 लाख छात्रों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से गौरोत्सव 2025 शिक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम शुरू किया? ए बिहार राज्य ने, बी असम राज्य ने, सी गुजरात राज्य ने या डी पश्चिम बंगाल ने। कौन सा ये? असम है। ऑप्शन बी है असम।
असम ने गुणोत्सव 2025 की शुरुआत की, जो एक प्रमुख शिक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 16,056 स्कूलों में 14 यानी 14,11,000 छात्रों यानी 14,11,000 छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करना और उसे बढ़ाना है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना थीम पर आधारित यह कार्यक्रम 3 चरणों में आयोजित किया जाता है, जिसमें बाहरी मूल्यांकनकर्ता और हितधारक शामिल होते हैं। यह पल छात्रों के सीखने के परिणामों, स्कूल के बुनियादी ढांचे और शिक्षा प्रदर्शन प्रभावशीलता में सुधार लाने पर केंद्रित है, जो व्यापक शैक्षिक विकास सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चीजों को कवर करती है। ये देख लेते हैं, ये असम का एरिया है पूरा, ठीक है। इसका कुछ देख लेते हैं। कैपिटल क्या है? दिसपुर है इसका। चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता विश्व शर्मा। गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य है। बर्ड कौन है? व्हाइट विंग्ड डक है। एलिवेशन कितना है? ये 80 मीटर यानी कि 260 फीट। फ्लोवर कौन सा है? फॉक्सटेल ऑर्चिड है। फॉर्मेशन कब हुआ था इसका? 26 जनवरी 2050 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, गठन हुआ था इसका। इसमें नेशनल पार्क देख लेते हैं। रोमाना नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, औरंग नेशनल पार्क है, नमेरी नेशनल पार्क है, और डिब्रूगढ़, सैखोवा, दिहिंग पटकाई और काजीरंगा। एक काजीरंगा नेशनल पार्क है। यानी कितने नेशनल पार्क? 1 2 3 4 5 6 7, कितने टोटल? 7 नेशनल पार्क है। छठा रोम रेमोना नेशनल पार्क को नोटिफाई किया गया 2021 में, और दिहिंग नेशनल पार्क को नोटिफाई किया 2021 में, इसको भी नोटिफाई किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। किस बैंक ने बैंकिंग, ब्रोकिंग और निवेश सेवाओं को एकीकृत करने वाले एकीकृत 3-in-1 खाते की पेशकश करने के लिए बजाज ब्रोकिंग के साथ साझेदारी की? ए HDFC बैंक, बी ICICI बैंक, सी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक या डी एक्सिस बैंक। तो कौन है? बजाज ने किसके साथ किया है? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के साथ। यानी कि ये ऑप्शन सी है, ये तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। बजाज ब्रोकिंग ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के साथ मिलकर 3-in-1 खाता शुरू किया है, जो बैंकिंग, ब्रोकिंग और निवेश सेवाओं को एकीकृत करता है। यह साझेदारी TMB ग्राहकों को सहज ऑनलाइन ट्रेडिंग, फंड ट्रांसफर और कम कागजी कार्रवाई के लिए बजाज ब्रोकिंग के उन्नत प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में सक्षम बनाकर ट्रेडिंग को सरल बनाती है। यह पहल सुविधा को बढ़ाती है और निवेशकों को वित्तीय बाजार में बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित उपकरणों और शोध अंतर्दृष्टि के साथ सशक्त बनाती है। अगला प्रश्न है, लियोन फोकाल्ट के पेंडुलम प्रयोग के सम्मान में प्रतिवर्ष पृथ्वी घूर्णन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पृथ्वी घूर्णन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 जनवरी को, बी 7 जनवरी को, सी 5 जनवरी को या डी 8 जनवरी को। कब मनाया जाता है? ये 8 जनवरी को मनाया जाता है। पृथ्वी का घूर्णन दिवस 8 जनवरी को लियोन फौकाल्ट के 1851 में पेंडुलम प्रयोग के याद में मनाया जाता है। इसमें 1851 के पेंडुलम प्रयोग के याद में मनाया जाता है, जिसने निर्णायक रूप से पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने को साबित कर दिया। यह अभूतपूर्व खोज ने ग्रहों की प्रगतिशीलता की वैज्ञानिक समझ में क्रांति ला दी। यह दिन वैज्ञानिक जिज्ञासा के महत्व पर प्रकाश डालता है और पृथ्वी की गतिविधियों जैसे दिन रात के चक्र और मौसमी परिवर्तनों के प्रति प्रशंसा को बढ़ावा देता है। मूल रूप से पेरिस वेधशाला में आयोजित यह प्रदर्शन दुनिया भर के विज्ञान संग्रहालयों में एक लोकप्रिय शैक्षिक प्रदर्शनी बनी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संस्थान ने तटीय इंजीनियरिंग अनुसंधान के लिए एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का उद्घाटन किया?
बोल रहा है किस संस्था ने तटीय इंजीनियरिंग अनुसंधान के एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का उद्घाटन किया? ए आईआईटी मद्रास, बी आईआईटी बॉम्बे, सी आईआईटी दिल्ली, डी आईआईएससी बेंगलोर। आईआईटी मद्रास ने बंदरगाहों, जल मार्गों और तटीय इंजीनियरिंग में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अपने थाइयूर परिसर में एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का उद्घाटन किया। बंदरगाहों, जल मार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि NTCPWC द्वारा विकसित इस सुविधा का उद्देश्य उन्नत तकनीकी समाधानों के साथ शिपिंग मंत्रालय का समर्थन करना है। यह पहल लहर उत्पादन अनुसंधान के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भरता को कम करती है, समुद्री और तटीय इंजीनियरिंग उन्नति में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने वन अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? गरुड़ाक्षी ठीक है, गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर, ठीक है, ये ऑनलाइन एफआईआर, ठीक है, एफआईआर प्रणाली शुरू की। ए महाराष्ट्र ने, बी आंध्र प्रदेश ने, सी कर्नाटक ने, या डी केरल ने। तो किसने शुरू की है? कर्नाटक। कर्नाटक ने वन और वन्य जीव अपराधों के प्रबंधन में सुधार के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है। वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ विकसित यह अभिनव प्रणाली वन्य जीव संरक्षण कानूनों के तहत मामले को सरल बनाती है। शुरुआत में 5 डिवीजनों में शुरू की गई इस पहल का लक्ष्य पूरे राज्य में विस्तार करना है, जो प्रभावी वन अपराध प्रबंधन और संरक्षण प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्नाटक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं, तथ्य देखते हैं। राज्यपाल का नाम वजू भाईवाला है। राज्यपाल मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। इसका स्थापना दिवस। क्षेत्रफल कितना? 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। घनत्व कितना है इसका? ये 319 प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है। जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना है? ये 61,95,297। इसका क्या है? जनसंख्या। पुरुषों की जनसंख्या कितना? 30,96,657। महिला की जनसंख्या 30 लाख कुछ अलग नहीं है। ये 30 लाख है ना? ये कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक, जिले कितने हैं? ये 30,96,000 के आसपास में, ये 30,12,000 के आसपास में है। ठीक है। राजधानी कितनी? बेंगलोर है। जिले कितने? 30 है इसमें। नदियां कितने? अर्कावती, शरावती, मलाप्रभा, हेमावती। ये क्या है? नदियां हैं। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलई राष्ट्रीय उद्यान। भाषाएं कन्नड़, तुलु, हिंदी, बंगाली और महाराष्ट्र। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और क्या है ये? तमिलनाडु। ये महाराष्ट्र हो गया, ये गोवा हो गया, ये केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है।
राजकीय पशु कौन से? भारतीय हाथी है। राजकीय पक्षी कौन से? भारतीय रोलर है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन? चंदन है। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? मतलब राजकीय फूल कमल है। साक्षरता दर 93.91% है। 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या कितनी है? 968 है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 224 और संसदीय क्षेत्र कितना है? 28 संसदीय क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संगठन ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए समझौता ज्ञापन प्रदर्शन में लगातार तीसरे वर्ष उत्कृष्ट रेटिंग हासिल की है? किसमें ये उत्कृष्ट रेटिंग हासिल की है? कितने? वित्त वर्ष 2024 में समझौता ज्ञापन प्रदर्शन। ए इरेडा ने, बी एनटीपीसी ने, सी बीएचईएल ने यानी बीएचईएल ने, या डी डीआरडीओ ने, डीआरडीओ। इरेडा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपने एमओयू प्रदर्शन में लगातार तीसरे वर्ष 98.24 के स्कोर के साथ उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की। यह उपलब्धि अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को बढ़ावा देने और कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए इरेडा के समर्पण को उजागर करती है। एजेंसी के पिछले स्कोर 93.50 वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 96.54 वित्त वर्ष 21-22, 96.393 वित्त वर्ष 20-21 थे, जो प्रदर्शन में उसकी निरंतर उत्कृष्टता को और रेखांकित करती है। यानी कि ये कितना आ गया? 50 तक आ गया है। ये 98.24 तक, ये 22-23 में था, ये 21-22 में था, और ये 20-21 में था प्रदर्शन। कितना? 96 अभी कितना? 98.24। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में माउंट आबू, तो किस देश में माउंट ईबू, ईबू है आबू नहीं, ईबू विस्फोट हुआ? किस देश में माउंट ईबू विस्फोट हुआ जिससे राख का एक स्तंभ 3 किलोमीटर तक आसमान में उठा? ए फिलीपींस में, बी इंडोनेशिया में, सी जापान में, या डी मलेशिया में। कहाँ हुआ था ये? इंडोनेशिया। माउंट ईबू कहाँ पे? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकू में स्थित माउंट ईबू में विस्फोट हुआ जिससे राख का एक स्तंभ वायुमंडल में 3 किलोमीटर तक फैल गया। पश्चिमी हल्माहेरा रेजिडेंसी में स्थित यह देश के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, जिसमें 2023 में 21,100 विस्फोट दर्ज किए गए हैं। यह माउंट ईबू को माउंट मेरापी के बाद इंडोनेशिया के दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी बनाता है, जो इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण ज्वालामुखी गतिविधि पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, दिसंबर में चुनाव जीतने के बाद घाना के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ए नाना अकुफो अडो, बी जेरी रॉलिंग्स ने, सी क्वामे नक्रुमा ने, या डी जॉन ड्रामानी महामा। तो किसने लिए ये? ऑप्शन डी है जॉन ड्रामानी महामा। जॉन ड्रामानी महामा ने दिसंबर में हुए चुनाव में जीत के बाद घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। महामा ने रोजगार सृजन के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी को बढ़ावा देकर युवा बेरोजगारी को दूर करने पर जोर दिया है। 1958 में जन्मे उन्होंने नेतृत्व और शासन में अपने अनुभव का प्रदर्शन करते हुए 2012 से 17 तक घाना के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। पुनः निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तारीख को पहली दिल्ली श्रीनगर ट्रेन सेवा शुभारंभ करेंगे? पहली दिल्ली श्रीनगर ट्रेन सेवा शुभारंभ करेंगे किस तारीख को? ये पूछ रहा है, ए 26 जनवरी को, बी 14 जनवरी को, सी 9 जनवरी को, या डी 15 जनवरी को। तो ये शुरू कब करेंगे? 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जनवरी को दिल्ली श्रीनगर ट्रेन सेवा का उद्घाटन करने वाले हैं, जो गणतंत्र दिवस के अवसर पे है। इस उद्घाटन में जेड मोड सुरंग की भी शामिल होंगी और चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे पुल भी शामिल होगा। इस परियोजना का उद्देश्य कश्मीर में पर्यटन, व्यापार, संपर्क को बढ़ाना जैसे जिससे 26 जनवरी भारत की बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन जाएगा। ठीक है। अब दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण डेट देख लेते हैं। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। हमें इसका समुदायों को नेतृत्व करने दें, समुदायों को नेतृत्व करने दें। क्या 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। इसका है थीम है एक स्वच्छ और स्वास्थ्य ग्रह के लिए सतत विकास। दास्ता के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम है परिवर्तनकारी शिक्षा के माध्यम से नस्लवाद की गुलामी की विरासत से लड़ना। और 2 दिसंबर को ही विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। डिजिटल डिवाइस पर एक पुल, इसका थीम है। 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस या विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को इसका थीम है विकलांग व्यक्तियों के साथ उनके द्वारा एसडीजी को बचाने और प्राप्त करने के लिए कार्रवाई में एकजुटता। 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस यानी कि इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। इसका थीम है समुद्री क्षेत्र में परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि। 5 दिसंबर को मनाया जाता है सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। इसका थीम है सामूहिक कार्रवाई की शक्ति अगर हर कोई करता है। और 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस, मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। 6 दिसंबर को मनाया जाता है बी.आर. अम्बेडकर की पुण्यतिथि। और 6 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस मनाया। 7 दिसंबर को मनाया जाता सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 7 दिसंबर को मनाया अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। इसका थीम है वैश्विक विमानन विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना है। 9 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 20 पर UNCAC भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। इसका थीम है भविष्य मानवाधिकार संस्कृति को मजबूत करना और बनाए रखना। इसका क्या है थीम है। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है 10 दिसंबर को। 11 दिसंबर को मनाई जाती है यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाई जाती है। इसका थीम है हर बच्चे के हर अधिकार। और 11 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करना। और 12 दिसंबर को मनाया जाता है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है सभी के लिए स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए समय। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। याद रखें, आनंदित हों और नवीकरण करें। अगला प्रश्न है 18 दिसंबर भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना इसका थीम है। 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई इसका थीम है। 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस और इसका थीम है सभी के लिए गणित। इसका थीम है शीतकालीन संक्रांति है, 22 दिसंबर को ही मनाया जाता है। 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है स्वच्छ ऊर्जा संरक्षण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। 25 दिसंबर क्रिसमस डे और सुशासन दिवस भी मनाया जाता है 25 दिसंबर को। और 31 दिसंबर को मनाया जाता है नए साल की पूर्व संध्या। ठीक है, थैंक यू।